कट्रोल हिल फॉल्ट अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, कट्रोल हिल फॉल्ट में और एक 3 से ऊपर का भूकंप आया और गोरा डूंगर फॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कच्छ में भूकंप कोई भी फॉल्ट पे आएगा, लेकिन पूरे कच्छ और वेस्टर्न इंडिया को वो नुकसान कर सकता है, इतनी कैपेसिटी होगी उस भूकंप में। इसीलिए हम बोलते हैं कि कच्छ को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कच्छमेलियन फॉल्ट के ऊपर जो गांव है उसके नाम बोलता हूँ, जारा मतलब छन्नी लेके अगर किसी को आप जारो तो जारा, जुमारा मतलब जुमना। भूकंप आता है तो कच्छी में क्या बोलते हैं, लोडो आयो, लोडाई। ओके, वहाँ पर जाओ वागड़ में तो आधोई, आधा गांव फॉल्ट के इस तरफ है, आधा गांव फॉल्ट के उस तरफ है। तो हिस्ट्री भी हमको कितना सिखा के गई है। अगर एक आपको हम घरेलू एग्जांपल दे, अगर हमारे पास कुकर है, अगर कुकर की सीटी जब एकदम बजना शुरू हो जाए तो अगर बजती रहे तो अच्छा है, अगर वो बजे नहीं तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक का भी ऐसा ही है कि हमारे जो जितने भी पत्थर है वो हमेशा तनाव में है, मतलब उसमें प्रेशर बिल्ट होता जाता है। अगर छोटे मोटे अर्थक्वेक आ रहा है तो बड़ी बात है और वो बड़े अर्थक्वेक को टाल सकता है, लेकिन अगर जो बड़े अर्थक्वेक आते हैं बहुत सालों के बाद तो वो खतरा है। तो मैं तो बोलता हूँ कि छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं वो अच्छी बात है, वो बड़े अर्थक्वेक को टालने में हेल्प कर रहा है। नमस्कार, कच्छ मित्र पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जनवरी महीना, अर्थक्वेक, ये सब बातें सुन के हम लोग डर जाते हैं और हमारे बीच में आज डॉक्टर गौरव चौहान एक जियोलॉजिस्ट है। हम उससे बातचीत में उसका परिचय भी लेंगे। और गौरव जी, मेरा पहला सवाल ये है आपका स्वागत करते हुए कि 26 जनवरी हम सब जानते हैं कि 25 साल पहले एक बहुत भयावह भूकंप आया था और कच्छ पूरा टूट चुका था। अगेन वो दिन वापस आ रहे हैं और थोड़े दिन पहले ही 4 के ऊपर की मात्रा का एक कंपन हम लोगों ने महसूस किया, हम लोग सबको डरा दिया। तो रियली जाना ये चाहते हैं कि रियली डरने की बात है अभी भी धरतीकंप से? नमस्ते, मैं कच्छ यूनिवर्सिटी के जियो साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। सही बात है कि 25 साल पूरे हो रहे हैं 2001 के जो भयानक और विनाशक अर्थक्वेक को। तो हर एक कच्छी को या फिर गुजराती को वो दिन कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि बहुत कुछ खोया था गुजरात और कच्छ ने उस दिन। कच्छ की बात करें तो हमारे लिए भूकंप एक हकीकत है और सच्चाई है। भूकंप जो होता है वो कभी भी पत्थर में या ज़मीन में से ऊर्जा का निकल जाना, उसको भूकंप बोलते हैं। हमेशा हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो स्तर है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वो हमेशा एक जगह स्टेबल नहीं है, वो हमेशा मूव कर घूमती रहती है। कभी कभी एक दूसरे के पास में आते हैं, कभी एक दूसरे के दूर जाते हैं। और जब एक दूसरे के पास में आए और दूर जाए, उससे क्या होता है, पत्थर टूटते हैं, बहुत सारे पत्थर टूटते हैं या बेंड होते हैं। तो टूटने की जो कंपन होती है उसको हम भूकंप बोलते हैं, जो फॉल्ट में से आते हैं। कच्छ के बारे में बात करें तो कच्छ, जब से कच्छ का जन्म ही भूकंप से हुआ है, क्योंकि कच्छ पहले दरिया में था। आज काला डूंगर कच्छ की सबसे ऊपर जो हाईएस्ट पीक है, वहाँ देखो तो लाइमस्टोन मिलता है, जो दरिया में कम से कम 50 फुट नीचे बनता है। तो कच्छ का जन्म ही भूकंप से हुआ है। तो सालों में कितने सारे, करोड़ों सालों में कितने सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं। पिछले 200 साल की बात करें तो कच्छ ने 5 से ज़्यादा बड़े विनाशक भूकंप झेले हुए हैं। तो कच्छ में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। 2001 का भूकंप था, वो भी एक अर्थक्वेक का एक रिकरेंस पीरियड था। उससे आगे भी हम बात करें तो 56 और 65 और 71 में भी भूकंप आया था। गुरु जी, कच्छ में छोटे झटके आते ही रहता है। अभी थोड़े दिन पहले 4 के ऊपर का एक बहुत बड़ा झटका आया और ये 2 या 3 के तो बहुत आते हैं। तो एक्चुअली ये क्या प्रोसेस होती है? जैसे कि आपको मालूम है कि जो पूरे भारत का जो अर्थक्वेक जोनेशन मैप है, उसमें जोनेशन किया गया था। पहले ऐसा था कि जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। अभी 2025 के एंड में नया जोनेशन मैप आया, जिसमें जोनेशन में कच्छ को जोन 6 में रखा गया है। जोन 6 का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा जोन है कि जहाँ पर बड़े से बड़े भयानक और बड़े विनाशक भूकंप आ सकते हैं, ऐसे जोन में कच्छ आता है। क्या कारण है जोन 6 में आना?
अगर जोन 6 जैसे एरिया की बात करें, वो ऐसा जोन है कि जहाँ पर जो फॉल्ट हो, फॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब भी पत्थर कभी टूटे और ऊपर नीचे हो जाए, दरार, ठीक है, तो फॉल्ट है। तो कच्छ के अंदर करोड़ों साल पुराने बने हुए असंख्य फॉल्ट है, मैं बोलता हूँ छोटे मोटे, लेकिन उसमें से 10 से ज़्यादा बड़े फॉल्ट ऐसे हैं कि जो एक्टिव है, मतलब जो फॉल्ट में अर्थक्वेक आज की डेट में भी आ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। 2001 के भूकंप की बात करें तो जो कच्छ मेनलैंड फॉल्ट और साउथ वागड़ फॉल्ट का स्टेप ओवर जोन में वो भूकंप आया था, और आज की डेट में भी उसके आफ्टर शॉक आते हैं। मतलब हर रोज मैं बोलता हूँ हर रोज एक आधा भूकंप छोटा मोटा उसमें आता ही है। लेकिन कच्छ में जो ऐसे भी फॉल्ट है बहुत सारे कि जिसमें फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आए पिछले 25 साल में ही, जिसमें अल्लाहबंद फॉल्ट, नगर पार्कर फॉल्ट, आइलैंड बेल्ट फॉल्ट के ऐसे छोटे मोटे फॉल्ट का समावेश होता है। लेकिन पिछले 2025 में कच्छ में 3 फॉल्ट पे भूकंप आए जो बहुत रेयर देखे गए थे भूकंप। वो एक फॉल्ट है नॉर्थ वागड़ फॉल्ट, जो अभी 26 और 27 को 4 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसके बाद 24 आफ्टर शॉक आए। और कट्रोल हिल फॉल्ट अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, कट्रोल हिल फॉल्ट में और एक 3 से ऊपर का भूकंप आया, और गोरा डूंगर फॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कच्छ में भूकंप कोई भी फॉल्ट पे आएगा, लेकिन पूरे कच्छ और वेस्टर्न इंडिया को वो नुकसान कर सकता है, इतनी कैपेसिटी होगी उस भूकंप में। इसीलिए हम बोलते हैं कि कच्छ को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ये सही बात है, हम भूकंप को आते हुए कभी रोक नहीं सकते, ये सच्चाई है। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि अभी जो साइंस इतना डेवलप हो रहा है, इतने सारे संशोधन हो रहे हैं, तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी है, तो ये इसके बारे में क्या कर रही है? कुछ ऐसा हो रहा है कि इसके जो नुकसान है लोगों को बचा सके, नुकसान कम हो सके? सबसे पहले हमको साइंस आज आया है, आज मशीनरी टेक्नोलॉजी आई है। मैं तो बोलता हूँ हम लोग 5000 साल पहले चले जाते हैं, हड़प्पन युग में। हड़प्पन युग का अगर आप धोलावीरा जाओगे तो जो अर्ली हड़प्पन जो सेटलमेंट है, वहाँ पर ऐसे बोलते कि वो दीवारें 5 से ज़्यादा बार टूटी और बनाई गई थी। लेकिन जो लेट हड़प्पन है, मतलब आज से 3500 साल पहले, अगर उसका जो कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो उन लोगों ने तभी से भूंगा बनाना शुरू कर दिया था। भूंगा, राउंड स्ट्रक्चर जो आज बन्नी में मिलता है, ठीक है। तो हमारे हिस्ट्री में आज से 3500 साल पहले लोगों को मालूम था कि भूंगा एक अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर है। 2001 का इतना बड़ा भूकंप हुआ, लेकिन भूंगा और राउंडेड स्ट्रक्चर थे वो सलामत रहे थे। तो सबसे पहले हमको सीखना है पास्ट में से, हिस्ट्री में लोगों ने क्या किया था, पहली बात। दूसरी बात, कच्छ की बात करें सर, तो हमारे वडील लोग हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, वही हमको भूकंप का अलर्ट दे के गए। आज मैं और आप तो अभी बोल रहे हैं, अगर कच्छ का जो सबसे एक्टिव फॉल्ट है वो कच्छ मेनलैंड फॉल्ट है, और दूसरा साउथ वागड़ फॉल्ट है। आप देखो, मैं आपको 1 मिनट लूँगा। कच्छ मेनलैंड फॉल्ट के ऊपर जो गांव है उसके नाम बोलता हूँ, जारा, मतलब छन्नी लेके अगर किसी को आप जारो तो जारा। जुमारा मतलब जुमना। भूकंप आता है तो कच्ची में क्या बोलते हैं? लोडो आयो, लोडाई। ओके, वहां पर जाओ वागड़ में तो आधोई, आधा गांव फॉल्ट के इस तरफ है, आधा गांव फॉल्ट के उस तरफ है। तो हिस्ट्री भी हमको कितना सिखा के गई है। साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जिन्होंने एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें बहुत सारे सिस्मिक स्टेशन है, और हमको अर्थक्वेक की जितनी भी अलर्ट आते हैं वो हमको देते हैं। अर्थक्वेक आया तुरंत हमको मालूम पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्टिव फॉल्ट मैपिंग में हिमालय और कच्छ में प्रोजेक्ट दिए बहुत सारे, जिसमें कच्छ में 5 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिले थे। तो कच्छ में जितने भी फॉल्ट है उनमें एक्टिव फॉल्ट का मैपिंग हुआ कि फॉल्ट का कौन सा विस्तार है, जो एरिया है वो भूकंप के प्रति ज़्यादा प्रभाव वो इफेक्टिव है। तो ऑलरेडी ये काम हो चुका है। तो साइंस कम्युनिटी ने मैपिंग करके दिया है, अलर्ट करके दिया है, इंस्ट्रूमेंट से हम सबको बोल रहे हैं कि कब कब भूकंप कहाँ कहाँ पर आया है। तो साइंस के लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है सर। कच्छ का जोन 6 में आना एक अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है गौरव जी। और हम सब जानते हैं कि ये बात सुन के सब सोचे कि कच्छ से हम भाग निकले, यहाँ से बच के चले जाए, लेकिन ये ऐसा होना नहीं है, ये संभव नहीं है। कच्छियों को यही रहना है और यही अपना गुजारा करना है। तो किस तरह से गुजारा करना है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँगा तो कच्छ जितना ही ये प्रदेश है, जापान, ताइवान, वहाँ हर रोज भूकंप आते हैं।
फिर भी देखो हम इतने सारे साल के बाद आज हम बोलते कि हम जापान से जीडीपी में कॉम्पीट करने जा रहे हैं। वो लोग भूकंप वाले जोन में रह के अपना इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं। कच्छ में बात करें तो कच्छ में जिस तरीके से हम लोगों ने दुष्काल को स्वीकार किया था, एक टाइम अकाल को स्वीकार किया था कि अकाल होगा लेकिन हम कच्छ में रहेंगे और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कच्छ में अल्लाहबंद भूकंप आया, फिर भी लोग यहाँ रहे। उसके बाद 56 का आया, फिर भी लोग रहे, लोगों ने बनाए। 2000 अर्थक्वेक का भूकंप आया था, उसमें इतना सारा जो हमको नुकसान हुआ, एक कारण ये भी था कि हमारे उस टाइम कंस्ट्रक्शन इतने अच्छे नहीं थे। आप देखो उस टाइम जो कच्चे ईंट से या वो गाय के गोबर से हम लोग दीवार बनाते थे, मतलब पिलर स्ट्रक्चर नहीं था। अभी हमारे अर्थक्वेक के बाद हम लोगों ने अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही इम्प्रूव किए हैं। तो हमारे लिए भूकंप एक हकीकत है, तो हमको वो स्वीकारना पड़ेगा। ज़्यादातर 3 जगह पर हम वर्क करना पड़ेगा। एक हमारा जगह है जिसके अंदर हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे पास गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का एक डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है गांधीनगर में, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थक्वेक है, कच्छ यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिल के लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम लोग फायर के लिए मॉक ड्रिल करते हैं, अभी जो मिशन सिंदूर हुआ था तभी भी मॉक ड्रिल हुई थी, तो यहाँ पर हर 6 महीने में एटलीस्ट एक अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में आज की डेट में हम लोग सब कुछ पढ़ाते हैं लेकिन हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ाते। तो जब हमारे पास अर्थक्वेक, सुनामी, दुकाड़ ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों का हमको सामना करना ही है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमको ये साइंस हमको एम्प्लॉय करना पड़ेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में रिसर्च करें। अभी तक ऐसे फील्ड में रिसर्च हुआ ही नहीं है। भूकंप आया था 2001 का, गाय, जानवर, कुत्ते वो सब लोग खुले मैदान में चले गए थे। लोग बोलते हैं चींटियों और मतलब इंसेक्ट का भी मूवमेंट लोगों ने देखा हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च क्यों ना किया जाए? क्यों ना उसके ऊपर कोई अलर्ट ऐसा सेंसर लगाया जाए कि आधे घंटे पहले हमको मालूम पड़ जाए कि अर्थक्वेक आ रहा है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन। बहुत सारा काम करना बाकी है रिसर्च में, और इसलिए एक रिसर्च को भी प्रमोट दी जाए। तो आने वाले टाइम में भूकंप से पहले अगर हमको कुछ भी 1 मिनट भी मिल गया तो बहुत सारा कुछ सेव हो सकता है। ये अर्थक्वेक के लिए दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम जानते हैं कि जापान, आपने बात की, जापान है और इंडोनेशिया, बहुत बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, सुनामी आ चुकी है। उसकी तुलना में कच्छ कहाँ खड़ा है? कच्छ में 2001 के बाद ड्रास्टिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कच्छ फेस कर रहा है, हम देख रहे हैं। और कच्छ में जो 2001 के बाद एक हमने जो डिज़ाइन एक्सेप्ट की थी 1+1 किया, फिर अभी हम 1+2 एक स्पेशल डिज़ाइन के साथ जा रहे हैं। तो कच्छ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि कच्छ में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है आज, अच्छे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। और एक मैं चीज़ एज अ जियोलॉजिस्ट ऐड करना चाहूँगा कि आज 25 साल हो रहे हैं, मतलब सिल्वर जुबली हो रही है अर्थक्वेक को, और अभी हमको ये देखना है कि कुछ बिल्डिंग है या कुछ कंस्ट्रक्शन, डैम हो, ब्रिज हो या बिल्डिंग्स हो, ऐसे जो भूकंप के पहले के अब तक नहीं गिरे हैं, ठीक है। और कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे बनाए जिसको आज 25 साल पूरे हो गए। तो जिस तरीके से हम लोग अलग अलग ऑडिट करते हैं, तो मैं बोलता हूँ एक सिविल स्ट्रक्चर का ऑडिट होना चाहिए, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर हो, जिसके अंदर जियोलॉजिस्ट हो, जिसके अंदर आर्किटेक्ट हो। हर एक स्ट्रक्चर का हमको ऑडिट करना चाहिए, उससे मालूम पड़े कि क्या ये स्ट्रक्चर अभी भी चल सकेगा, फर्स्ट थिंग। क्या इसको कोई रिपेयर और मेंटेनेंस और रिनोवेशन की ज़रूरत है, सेकंड थिंग। अगर ज़्यादा ही कुछ जर्जरित लग रहा है तो उसको डिमोलिश करके वापस बनाने के लिए भी रिकमेंडेशन और स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आज गिर गए, वापस बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो जाने जाएगी वो वापस नहीं आ सकती। इसलिए हमको लगता है कि इस तरीके का हमको करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बोल दूँ कि जो हमारे गांधीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च है, वहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ अर्थक्वेक साइंस करके एक सोसाइटी बनाई गई है पूरी। तो जब अर्थक्वेक को आज 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो जो सोसाइटी ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ है, जिसके अंदर जो लोग भी अर्थक्वेक के ऊपर, एक्टिव फॉल्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो लोग 25, 26, 27, 28 के दौरान गांधीनगर और कच्छ में यहाँ आएंगे।
वहाँ पर जितने भी लोग अर्थक्वेक पे काम करें उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, नया साइंस डिस्कस होगा और आने वाले फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कशन वहाँ होंगे। और जब कच्छ में आएंगे तो कच्छ यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करेगी और हमारा भी इनपुट रहेगा कि हम अपनी फील्ड की एक्सपर्टाइज है, अर्थक्वेक जब भी आता है ना, पत्थर मिट्टी में कुछ निशान छोड़ के जाता है, तो वो फील्ड की एक्सपर्टाइज है, हम भी कच्छ यूनिवर्सिटी की ओर से उनके साथ शेयर करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस को अच्छे से सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करेंगे। आपने बात की उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि एज ए अखबार कच्छ मित्र हर हमेश लोगों को नॉक करता रहता है कि भाई आप अर्थक्वेक जोन में रह रहे हो तो ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है। और अभी जो 25 साल हो रहे हैं तो कच्छ मित्र इज़ गोइंग टू पब्लिश एक कॉफ़ी टेबल बुक हम कर रहे हैं, ध्रुजारी एक नई शुरुआत। उसमें कच्छ का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें शामिल किया है। मेरा एक सवाल ये है कि हम जो जॉल्ट महसूस करते हैं, कभी 4 का आता है, कभी 3 का आता है और 2 के कंपन तो चालू ही रहते हैं। लोगों के मन में सवाल है, लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली कि ये धरती की ऊर्जा निकल रही है, वो अच्छी बात है। तो सच्चाई क्या है इसमें? ऊर्जा निकलना, ऊर्जा चाहे पत्थर टूट के वाइब्रेशन आए या फिर एक कुकर हो उसमें सीटी बजे, ऊर्जा निकलना मतलब किसी न किसी आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन और आवाज़ के रूप में निकलती रहती है। अगर एक आपको हम घरेलू एग्जांपल दे, अगर हमारे पास कुकर है, अगर कुकर की सीटी जब एकदम बजना शुरू हो जाए तो अगर बजती रहे तो अच्छा है, अगर वो बजे नहीं तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थक्वेक का भी ऐसा ही है कि हमारे जो जितने भी पत्थर है वो हमेशा तनाव में है, मतलब उसमें प्रेशर बिल्ट होता जाता है। अगर पत्थर में प्रेशर बिल्ट होता गया जितना देर से निकलेगा उतना बड़ा निकलेगा, ठीक है। तो 2000 अर्थक्वेक आया जिसके अंदर भूकंप आया, उसमें बहुत सारे पत्थर टूट चुके हैं नीचे। अब क्या हो रहा है, थोड़ा ऊर्जा आ रही है निकल रही है, थोड़ी ऊर्जा आ रही है निकल रही है, तो वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन अभी जो नए फॉल्ट है, अभी कटोलिल फॉल्ट में भूकंप आया, अभी 4 का नॉर्थ वागड़ फॉल्ट में आया, गोराडुंगर फॉल्ट में आया, जहाँ पर ऊर्जा सालों से नहीं निकली है, ठीक है। तो अगर छोटे मोटे अर्थक्वेक आ रहा है तो बड़ी बात है और वो बड़े अर्थक्वेक को टाल सकता है। लेकिन अगर जो बड़े अर्थक्वेक आते हैं बहुत सालों के बाद तो वो खतरा है। तो मैं तो बोलता हूँ कि छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं वो अच्छी बात है, वो बड़े अर्थक्वेक को टालने में हेल्प कर रहा है। गुरु जी, कच्छ में आपने जो कच्छ का जो डेवलपमेंट हो रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है और पर्सनल लेवल पे भी लोग अपना कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, एज ए जियोलॉजिस्ट आप क्या सलाह देंगे? किस तरह का बांधकाम यहाँ होना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स क्या रखना चाहिए? जी, हमारे यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, एज अ जियोलॉजिस्ट मैं ये बोलूँगा कि सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक्टिव फॉल्ट कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सा फॉल्ट कच्छ में है। अगर हम लोग कोई फॉल्ट के नज़दीक में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो सिविल जो स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उनकी सलाह से अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर भी आते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहिए पहली बात। या फिर उस एरिया को कंस्ट्रक्शन से अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मालूम है कि मेरा घर एक फॉल्ट के ऊपर आ रहा है तो मुझे अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर बनाना है। किस तरह से मालूम होगा? यस सर, तो इसके लिए मैं बोला कि हमारे पास जितने भी रिसर्च आर्टिकल है और हमारे पास जितने भी जो प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे, उससे हम लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार किए हुए हैं। वो रिपोर्ट्स भी मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो स्टडी करनी चाहिए, इसलिए बोलता हूँ। और दूसरी बात कि हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो हमारे जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उनका साइंस और एकेडमिशियन का एक वर्कशॉप साल में होना ही चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो नया रिसर्च आता है वो एकेडमिक और रिसर्च वाले उनसे डिस्कस करें और उनको अपनी पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में एक हेल्प हो जाए, जिससे हम मैक्सिमम जो डिजास्टर है उनसे बच सकते हैं। कच्छ की बात करें तो कच्छ के रण की बात करें, कच्छ के रण में आज एक नया ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक एवेंचर शुरू हुआ है, तो हम उसी रण में जा रहे हैं वापस डेवलपमेंट करने, जहाँ पर जाहो जलाली थी। लखपत किले से लेकर सिंदरी फोर्ट से लेकर सिंधु नदी में कस्टम कलेक्शन थे, बहुत सारे किले थे। आज का आरी पार्क और आज का जो सोलर पार्क और सोल्ट पेन तो कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा इकोनॉमी उस टाइम की जो थी वैल्यू थी वहाँ थी ऑलरेडी। लेकिन आप सोचो कि एक अलाहाबाद का भूकंप आया, 1 मिनट का भूकंप, ज़्यादा नहीं 1 मिनट का, और उसने पूरे रण को 100 किलोमीटर लंबी, ठीक है,
16 किलोमीटर वाइड और 6 मीटर ऊपर उठा दिया। मतलब जो रन का जो पानी था वो ज़मीन उठ गई। और सिंदरी किला मतलब जिसकी दीवारें मतलब 20-25 फीट, वो पूरे का पूरा किला पानी में चला गया। तो हमको रन को उसी एंगल से देखना चाहिए और उसी तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि ये कभी भी इतना उतार चढ़ाव और इतना डिजास्टर वहाँ हो सकता है। 1819 की आपने बात की और अलाबंद जी। उसने कच्छ की किस्मत मैं कह सकता हूँ बिगाड़ दी। गौरव जी, आप जियोलॉजिस्ट हैं और ये अर्थक्वेक को छोड़ के एक मैं सवाल करना चाहूँगा कि कच्छ, आप जानते हैं कि कच्छ मिनरल्स, वेरी रिच मिनरल्स, यहाँ जो खनिजें हैं यहाँ की धरती पे बहुत सारे खनिजें हैं। तो ये क्या चीज़ है ये? कच्छ की बात करें तो यहाँ 25 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के रॉक्स है, पत्थर है। और वो पत्थर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है। कुछ मिनरल दरियाई मिट्टी से बने हुए हैं, कुछ मिनरल ज्वालामुखी की मिट्टी से बने हुए हैं और कुछ मिनरल उस टाइम के मरे हुए जंगलों और जीव के वहाँ से बने हुए हैं। आज हम जो पेट्रोल निकाल रहे हैं, कच्छ में भी पेट्रोल है, कच्छ में भी गैस है, तो वो क्या है? कुछ सालों पहले कुछ एनिमल्स मर गए थे, उसका ऑर्गेनिक मैटर हम लोग निकाल रहे हैं। आज हम लोग जो इतना बड़ा जो मिनरल्स लिग्नाइट माइन कर रहे हैं, तो वो आज से 5.5-6 करोड़ साल पुराने जो जंगलों थे वो दब गए थे। तो कच्छ के अंदर जो मिनरल्स है, वो जितने भी मिनरल्स है मतलब 10 से ज़्यादा, मतलब बॉक्साइट, बेंटोनाइट, जिप्सम, चाइना क्ले, लिग्नाइट, बहुत सारे मिनरल्स है। और वो जो मिनरल्स है वो इतनी सारी अमाउंट में और इतनी अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं जिसका प्रॉपर सस्टेनेबल माइनिंग और पूरा रिसर्च करके माइनिंग करना है। आज अगर केओलिन की बात करें, चाइना क्ले की बात करें, तो चाइना क्ले 1 kg में से 10% चाइना क्ले निकलती है, बाकी का 90% सैंड निकलता है। लेकिन आज अगर देखो तो लोगों ने इतना रिसर्च किया कि वो 90% सैंड का यूटिलाइजेशन में से आज ग्लास भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी जा रही है, सिलिकॉन भी बन रहा है। तो हमेशा मैं ये बोलाऊँगा कि आप माइनिंग करो, लेकिन पूरा रिसर्च करके माइनिंग करो कि जो माइन किया हुआ एक भी मिट्टी का सैंपल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये मेरा एक अनुरोध है। गौरव जी, आपने जो बात की, कच्छ बहुत डेंजर जोन में है, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि आज भी भुज हो या कोई दूसरा सिटी है, आज भी 5-6 मंजिले की इमारतें यहाँ खड़ी है। और जब अर्थक्वेक आया, उसके करीब के जो सालों थे उसमें जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनवाई, एक डिसीजन ऐसा लिया गया था कि जो बड़ी ऊंची इमारतें हैं और जो डेंजर जोन में है उसका जो मजबूताई ठीक नहीं है वो तोड़ देंगे। लेकिन आज तक अफसोस की बात है, आज तक कुछ हुआ नहीं है। आज भुज के एरिया में ऐसे गीच बस्ती वाले एरिया में भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और हम कल्पना कर सकते हैं शायद अगर अर्थक्वेक बड़ा आया तो लोगों का क्या होगा। तो आप एज ए जियोलॉजिस्ट आप क्या कहेंगे, आपकी क्या सलाह होगी इसके बारे में? जी, आपने सर बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। जिस तरीके से मालूम है कि कच्छ में भूकंप आएंगे ही, ये इसको टाल नहीं सकते। और आज की डेट में बहुत सारी बिल्डिंग्स या बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऐसे जो 25 साल से पुराने, भूकंप के पहले के, जिन्होंने वो भूकंप ऑलरेडी झेल लिया है और इस 20 साल में और भी बहुत सारे भूकंप झेल चुकी है। और भूकंप के अलावा भी कच्छ में दूसरा एक फैक्टर जो काम करता है, यहाँ का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट। अगर जितने भी इमारतों में जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स में हम लोग रेती यूज़ करते हैं, सैंड यूज़ करते हैं, तो वो जब गर्मी एकदम ज़्यादा होती है ना तो फूलती है एक साइड, ठीक है, और गर्मी कम होती है सिकुड़ती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नई बिल्डिंग बनी और क्रैक हो गया, तो भूकंप की क्रैक नहीं होती, सैंड भी फूलती है और सिकुड़ती है। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें, क्लाइमेट भी एक बम्बार्डमेंट कर रहा है और भूकंप भी आ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला टेक्नोलॉजी है माइक्रोजोनेशन और साइट रिस्पॉन्स स्टडीज़। हर एक बिल्डिंग अलग टाइप के मिट्टी और पत्थर के ऊपर बैठी हुई है, हर एक कंस्ट्रक्शन, डैम, बिल्डिंग, कुछ भी हो, तो हर एक साइट का साइट रिस्पॉन्स स्टडीज़ और माइक्रोजोनेशन स्टडीज़ होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, जितने भी बिल्डिंग्स है, चाहे भूकंप पहले किए और 25 साल हो चुके हो, मैं तो बोलता हूँ जितनी भी बिल्डिंग्स और जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट, हमारे फोर्ट है, जितने भी कंस्ट्रक्शन है, वो सभी का ऑडिट जियोलॉजिस्ट, स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट तीनों मिलकर उनका ऑडिट होना चाहिए और उनका रिपोर्ट बनना चाहिए और उनमें रिकमेंडेशन आने चाहिए कि इसको अगर वो ज़्यादा ही रिस्क जोन में है तो उसको कोलैप्स करो, उसको आप तोड़ दो और नया बिल्डिंग के लिए सोच सकते हो।
अगर वो रिपेयर हो सकती है तो रिपेयर का रिकमेंडेशन होना चाहिए, और अगर वो ठीक है तो उस तरह का, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है क्योंकि लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं हो सकती। हमने कच्छ की बहुत सारी बातें की और हम जानते हैं कि 25 साल पहले कच्छ के साथ अहमदाबाद में भी बहुत नुकसान हुआ था अर्थक्वेक के हिसाब से। तो ये गुजरात की आज क्या स्थिति है, और कच्छ जितना डेंजर जोन में है तो गुजरात के कौन कौन से भाग अर्थक्वेक के हिसाब से डेंजर जोन में आ सकते हैं? यस, अगर भूकंप, मैंने बोला कि कच्छ की 10 फॉल्ट लाइन एक्टिव है, 10 में से कोई भी फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई तो पूरा कच्छ तो सफ़र करना ही है, पूरे कच्छ को तो उसको भुगतना ही है बड़ा भूकंप। लेकिन कच्छ के साथ साथ जो गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो सौराष्ट्र पूरा, क्योंकि वो भी कच्छ की एक साउथ की मेन फॉल्ट लाइन है, नॉर्थ काठियावाड़ फॉल्ट से जुड़ा हुआ है, और ईस्ट में पालनपुर से लेकर बड़ौदा तक, पालनपुर से लेकर बड़ौदा तक जो कच्छ बेसिन है ना, उसकी ईस्टर्न फ्रिंज पे आता है वो, ठीक है। तो वो सिटी को हमेशा ध्यान रखना है, और वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जितना भूकंप आएगा, यहाँ अगर 4 का 5 का भूकंप आए तो वहाँ पर भी उनको कंपन महसूस होना ही है। तो मैं तो कच्छ की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो डिस्कशन कच्छ पे चल रहा है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि पूरे गुजरात के अंदर पालनपुर से लेकर बड़ौदा तक और सौराष्ट्र और पूरे कच्छ में ये सिविल स्ट्रक्चर से उसका ऑडिट होके उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना ही चाहिए। गौरव जी, आपने बहुत सारी बातें की। मैं ये कहूँगा कि ये गौरव जी की बातों से कुछ सबक सीख के हम अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हम कच्छ में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, अर्थक्वेक को शायद फ्यूचर में होना ही है जिस तरह से सर ने बात की, लेकिन इस अर्थक्वेक के नुकसान में से किस तरह से बचना है वो सीख के हमें कुछ स्टेप्स अपना जीवन में बदलाव करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।